आवाज़ न निकले सिसकियों की अर्ज कलम अली आतिश। किस्त 192 पार्ट 4। जैसे ही पिज़्ज़ा अपने इख्तिताम की जानिब रवां हुआ, शायान ने हाथ मसल कर नमल को देखा। चेहरे पर साफ लिखा था, चलें हाथ धोने। नमल ने उसे तरहम से देखा, जैसे कहती हो मान जाए ना। शायान ने ज़िद्दी बच्चे वाले तासुरात चेहरे पर सजाए, यानी नहीं मानूंगा। नमल ने उसके माथे पर बिखरे बाल संवारने के लिए हाथ उठाया, ऐसे जैसे कोई बड़ा किसी छोटे बच्चे के बाल संवारता है। कि मान जाओ ना। उसका हवा में मौलिक हाथ शायान ने वहीं थाम लिया। मैं नहीं मानूंगा, मुझे हाथ धोने हैं। वो एक एक लफ्ज़ पे जोर देकर बोला था। नमल ने उसे झंझला कर देखा। मेरा गला सूख रहा है, मुझे कोल्ड ड्रिंक तो पीने दें, फिर इसके बाद आइसक्रीम खाऊंगी, फिर मुझे कुछ और भी खाना है। वैसे आपको जाने की जल्दी नहीं है? पीछे सारा होटल आपका इंतज़ार कर रहा होगा। आजकल का ज़माना रह गया है किसी पर भरोसा करने का। नमल ने उसे अहमक जाहिर करते हुए ऐसे कहा जैसे सारे डाकू और दगाबाज शायान को धोखा देने आज ही बैठ गए हैं। शायान ने संजीदगी से उसे देखा। चल रही हो या उठाकर ले जाऊं? नमल घबरा कर पीछे हुई। अच्छा। उसकी आवाज़ मरियल सी थी। वो उठी, रिधम के पास गई। मैं हाथ धोकर आ रही हूँ। रिधम ने उसे चेहरा उठाकर देखा। हाथ तो तुम्हारे साफ हैं, वो उसके हाथों को देखते हुए बोली। नमल का दिल धक से रह गया। नहीं, ये मैनर्स है ना, हमने स्कूल में साथ ही सीखे थे कि खाने से पहले और बाद में हाथ धोने चाहिए। उसने मुस्कुराने की नाकाम सी कोशिश की। रिधम को मज़ा आ रहा था। हुमैरा भी उन्हीं की जानिब मुतवज्जा थी। हुमैरा, तुमने भी ये सब सीखा था स्कूल में? रिधम ने चेहरे की हुमैरा की आंखों में शरारत देख ली थी। वो मुस्कान दबाकर सर को जुम्बिश ही दे सकी। अच्छा बहन जाओ। वैसे शायान गया नहीं अभी तक? नमल ने सर नफ़ी में हिलाया। नहीं, बस जा रहे हैं। रिदम ने सर को हिलाया। हाँ, उसने भी तो हाथ धोने होंगे। नमल को झटका लगा। उसने अपना रुख मोड़ लिया। चेहरे पर सुर्खी फैली हुई थी। नहीं, वो तो बस मेरे साथ जा रहे हैं, फिर चले जाएंगे। रिदम ने मुस्कान को जब्त किया और करीब होकर बोली, हाँ वैसे भी उसके बगैर हाथ धुलेंगे भी कैसे? वो आज तुम्हारे हाथ अच्छे से साफ करके भेजेगा। बस मुझे ये अफसोस है कि तुम अब मुझसे बातें छुपाने लगी हो। चांद चढ़ गया और हमें खबर ही नहीं। नमल ने झरझरी ली और रिधम को नाराज़ी से देखा। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। रिधम ने होंठ को दांतों तले दबाया और करीब झुकते हुए सरगोशी में बोली, वहाँ जो हो वो भी बताना। मुझे बहुत अच्छा लगता है रोमांटिक सीन्स को सुनना और फिर उन्हें तखय्युल में सोचना। नमल का दिल किया वो अपने हाथों से अपना गला दबा ले। ऐसा कुछ नहीं होगा। वो उसे झटक झड़क कर बोली। रिधम ने हाथ आगे किया। शर्त लगा लो, ऐसा बहुत कुछ होगा। नमल को वहां से जाने ही मुनासिब लगा। तुम बहुत लुच्ची होती जा रही हो, एक नंबर की डैश। रिधम हंसी। और तुम क्या हो, शोहर को इतना पीछे लगा रखा है बहन। वो यहाँ तक आ गया, घर के कमरे कम पड़ गए थे जो यहाँ भी। हाय रागिब, आप कहाँ हैं? मुझे आप शिद्दत से याद आ रहे हैं, काश मैं भी आप उनको बुला लेती। रिधम की कनपटियां नमल की कनपटियां सुर्ख पड़ गईं। आंखें बाहर गिरने को थी। तौबा है रिदम, वो कहकर तेजी से पलट गई। आ जाओ यार गोशु। उसने घड़ी देखकर आवाज लगाई थी। नमल ने करीब आते ही उसके पेट पे मुक्का सा मारा तो उसने उसे ताज्जुब से देखा। मार क्यों रही हो? नमल ने रुंधी हुई आवाज में कहा। एक दिन आप मेरी पूरे शहर के सामने मुझे जलील करवाएंगे, आप बहुत बुरे हैं। उसकी आंखों में नमी होने लगी थी। दिल की अजीब सी कैफियत थी, पेट में बल पड़ रहे थे। शायान ने उसकी कलाई पकड़ी। ये इमोशनल होकर मुझे मत दिखाओ। काम ही क्यों ऐसे करती हो कि फिर मुझे तुम्हें ठीक करना पड़े। वो उसे आंखें दिखाकर अपने साथ ले गया। नमल ने नादांस्ता पीछे मुड़कर नहीं देखा था। बाथरूम का एक अलग सा सेक्शन था, जिसमें पहले एक कमरा और फिर कतार में बाथरूम से उनके सामने वॉश बेसन्स और गोल शीशे लगे थे। उस कमरे में आते ही शायान ने दरवाज़ा झटके से बंद किया और नमल की कलाई को थामकर उसे दीवार से लगा दिया। नमल थर्रा गई। कोई अंदर होगा, वो घबरा कर बोली। ये मॉल का वो हिस्सा है जहाँ लोग कम आते हैं। इससे पहले एक और बाथरूम्स का सेक्शन है, लोग वहाँ जाते हैं, मुझे पता है। वो उसके दोनों गालों पे हाथ जमाकर
उसकी नम पलकों को देखकर बोला था। उसकी आंखों में धुआं सा भर गया था। नमल ने थूक निकला। शायान के गदाज लब उसकी निगाहों के सामने थे और उसकी शहद रंग शराबी सी आंखें जिनमें खुमार था। नमल का खुमार उसके छूते ही उसके असाब पर सवार हो गया था। शायान, यहाँ कैमरे होंगे। प्लीज़ मान जाएं। घर जाकर शायान ने रुककर एक तायराना निगाह पूरे सेक्शन में डाली। कहीं कुछ नहीं है, अब डिस्टर्ब मत करो, वो कहकर उसके माथे पे बोसा देने लगा। माथे से वो आंखों पे आ गया था। नमल ने सख्ती से आंखें मींच ली थी। खुद को ढीला करो, रिलैक्स होकर। मैं कोई छुरी लेकर तुम्हें ज़िबा नहीं करने वाला। वो उसके तनाव ज़दा असाब पे उसे टोक कर बोला था। नमल कैसे रिलैक्स हो सकती थी? दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे उसे हार्ट अटैक आ जाएगा और आज यहाँ शायान उसकी लाश लेकर ही निकलेगा। कैसा जालिम था ये बंदा, जो कहकर दोबारा उसकी आंखों से होता, उसके लबों से लब टकरा कर उन्हें कुछ देर महसूस करता रहा। नमल के चेहरे पर उसकी तपिश पुरतपिश सांसें बरस रही थीं। नमल का दिमाग धुओं में डूबने लगा। उसने देखा दीवार से धुआं उठने लगा था, जो धुंध की तरह पूरे कमरे में फैलने लगा। शायान को अपने निचले लब पे दांतों का गहरा दबाव महसूस हुआ तो उसने बेसाख्ता शायान के कोट को मुट्ठियों में जकड़ लिया। उसने अपना रुख मोड़ना चाहा था, लेकिन उसके जबड़े भी शायान की गिरफ्त में थे। वो चेहरा ना हिला सकी। सजा के वक्त जिद नहीं करते, वरना सरकार को गुस्सा आ जाता है, वो फिर जुनूनी हो जाते हैं। वो कहकर उसके जबड़े पे दबाव देने लगा। उसके गालों पे गहरा दबाव देकर वो वहाँ लब सब्त करके कान पे आ गया। कान की लो को दबाया। नमल को लग रहा था जैसे शायान ने जलता अंगारा उठा कर रखा है और वो उस अंगारे को नमल के कान पे जब्त कर रहा है। नमल का सांस भारी होने लगा था। धुआं दीवारों से इस हद तक बाहर आ गया कि कमरे की हर चीज़ उसमें तहलील हो गई। शायान के हाथ फिसलकर उसकी उंगलियों में अटक गए थे। उंगलियों से उंगलियां जोड़ता वो उसका रुख पलटा चुका था। नमल का चेहरा दीवार की तरफ था। वो उसके बालों को समेट कर उसकी मुलायम कमर को देखने लगा। उस पे शायान ने उंगलियां यूं मस की जैसे वो पियानो की कीज हों, जिन्हें वो दबाता नमल में साज पैदा कर रहा था। फिर उसका वही अंगारा जो चेहरे पे होठों की शक्ल में था, वो जुबान जो नमल गर्दन पे महसूस कर सकती थी। नमल ने लबों को सख्ती से दबाया और बोली, बस शायान। शायान ने ऐसे जाहिर किया जैसे उसने सुना ही ना हो। शायान मान जाए। वो बदिक्कत पलटी और शायान की सुर्ख आंखों को देखा जिनमें खुमार इस हद तक था कि नमल की रूह उसके जिस्म से फना होने लगी। तंग मत करो, नहीं रुक सकता। वो दोबारा इतनी ही प्यास से उस पे झुका, उसके लबों को काटता, उसके वजूद पे हावी हो रहा था। नमल ने एक झटके से उसे पीछे किया। शायान, होश करें, अब बस, मैं कह रही हूँ ना। वो बोली तो उसकी आवाज़ बुलंद थी। धुआं जो दीवारों से उठ रहा था वो एकदम से गायब हो गया। शायान का सहर भी जैसे टूट गया था। उसने नमल की आंखों की नमी देखी, फिर उसने नमल के चेहरे पर तवज्जो दी। नमल को भी एहसास हो गया था। उसने आगे बढ़कर कुछ कहना चाहा। उसने शायान का हाथ थामा था। मेरा वो मतलब नहीं था, वो सफाई देने लगी। शायान ने सर को जुम्बिश दी। मैं समझ सकता हूँ। वो पीछे हो गया। नमल से हाथ छुड़ाया और अपने लबों को कस से रगड़ता वो गहरा सांस भर रहा था। नमल ने दोबारा उसका हाथ पकड़ा। शायान, मैं यहाँ अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। वो बोली तो उसकी आवाज़ में शर्मिंदगी थी। मैं समझ सकता हूँ, वो सपाट लहजे में बोला। शायान, नमल की आवाज़ में बेबसी थी। रहने दो, आई एम सॉरी। उसका सॉरी तीर की तरह नमल के दिल पे लगा। मुझे सॉरी नहीं चाहिए, मैं ये सब नहीं चाहती। शायान ने सर हिलाया। मैं समझ सकता हूँ। उसके एक ही जुमले पे वो झंझलाए। शायान, मेरी बात को समझे, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस, शायान ने उसकी तरफ निगाहें की जिनमें खुमार था ना नशा। अब उनमें कुछ भी ना था। नमल का दिल बेचैन हुआ। तुम्हें मैं अब कुछ भी नहीं कहूँगा। मुझे समझना चाहिए, तुम्हारी मर्जी ज़रूरी है। मुझे हर बार ये बात भूल जाती है। मैं तुम पर कुछ ज़्यादा ही हक जताने लग जाता हूँ। नमल की आंखें भीग गई। शायान, मेरी बात को आराम से सुने। मैंने गलती से आपको धक्का दे दिया था। मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। सच कह रही हूँ, मेरा दिल घबरा रहा था। वो उसके दोनों हाथ
थाम रही थी और शायान उससे दूर दूर हो रहा था। मैं समझ सकता। नमल ने उसकी बात काटी और उसके मुंह पे हल्का सा थप्पड़ मारा। शायान धक से रह गया। नमल की आंखों में सुर्खी थी। कहीं दोबारा। उसने एक और मारा। शायान चौंक गया। वो पीछे हुआ। फिर नमल ने बगैर रुके उसके सर, गाल, कंधे, कमर पर हर जगह थप्पड़ मारे। कहीं दोबारा। कहीं आप समझ सकते हैं दिमाग ख़राब कर रहे हैं मेरा। हर बार का आपका यही ड्रामा है। ठीक है, मत लगाएं मुझे हाथ। वो उसे धक्के देने लगी थी। नमल, शायान ने उसे रोकना चाहा। नाम मत ले मेरा। फिर से कहें, मैं समझ सकता हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे जो बहकर गालों तक आ गए थे। मैं हो जाती हूँ पैनिक, लेकिन आप क्यों समझेंगे? मैं किसी और को जाकर बताऊंगी। आप दफ़ा हो जाएं यहाँ से। उसने दोनों हाथों को शायान के सीने पे रखा और पूरी कुव्वत से उसे धक्का दिया। शायान ने उसकी कलाइयाँ तेजी से पकड़ लीं। वो अपनी जगह से हिला नहीं था। गोशू यार, मार क्यों रही हो? बात तो सुनो मेरी। वो अपनी कलाइयाँ छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। उसके सर पर जैसे जुनून सवार हो गया था। शायान समझ चुका था कि उसने नमल से गलत वक्त में पंगा ले लिया है। वो तो बस नमल को छेड़ने के लिए वो सब कह रहा था, ताकि नमल उसे मनाने के चक्कर में उसके और करीब हो जाए। लेकिन यहाँ तो मामला बिगड़ गया था। बल्कि नमल बिगड़ गई थी। छोड़े मेरे हाथ। मैं ही यहाँ से दफ़ा हो रही हूँ। आप हैं ही ऐसे। मैं कुछ भी कह दूँ आप नाराज़ हो जाते हैं। मेरे हाथ तो छोड़ें। शायान ने सर तेज़ी से नफ़ी में हिलाया। नहीं छोड़ूंगा। पहले ही बहुत मार खा ली है मैंने। मेरी जान, मेरी बात तो सुनो। मैं मजाक कर रहा था। नमल ने उसने नमल को खींचकर अपनी बाहों के हिसार में लिया। गर्दन में चेहरा छुपाता वो वहाँ शेव की चुभन दे रहा था। कसम से मैं बस मजाक कर रहा था। मेरा इरादा तुमसे मार खाने का नहीं था। वो उसको रसान से समझाने लगा। नमल की सांसें अभी तक भारी थी। वो बफरी शेरनी लग रही थी। छोड़ दें मुझे। मुझे नहीं करनी आपसे कोई बात। और मैं आपके साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं जाना कहीं भी घूमने। मैं कल से यूनिवर्सिटी जाऊंगी और अपने काम करूंगी। मुझे अब कहीं नहीं जाना। शायान ने ज़बरदस्ती उसकी कमर को दीवार से लगाया और अपने दोनों बाजुओं को ऐसे उसके गिर्द रख लिया कि वो पिंजरे में कैद हो गई। शायान उसे संजीदगी से देख रहा था, जिसकी आंखों से आंसू बहते गालों पे आ चुके थे और आंखें सुर्ख दिखाई देती थी। चेहरे पर गुस्सा फैला हुआ था। यार, मैं मजाक कर रहा था। अब नहीं तुम्हें तंग करूंगा। मैं किससे करूँ? तुम्हें तंग नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? तुम नहीं जाओगी कल यूनिवर्सिटी। मैंने प्लान कर लिया है सब कुछ। तुम अब गुस्सा सूख दो। मुझसे गलती हो गई। मैं सॉरी कर रहा हूँ। ये सच वाली सॉरी है, मजाक नहीं कर रहा। अब तुम्हें नहीं छेड़ूंगा। नमल ने उसके गिरेबान को अपनी मुट्ठी में जकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ। अभी और इसी वक्त मुझे यहाँ से जाने दे, वरना अच्छा नहीं होगा। शायान ने सर दाएं बाएं हिलाया और सपाट चेहरे से उसे देखते हुए बोला, करो जो बुरा करना है कर लो। मैं तो नहीं जाने दूंगा। पहले अपना मूड ठीक करो। मुझे वही नमल अभी चाहिए जो मेरे साथ इधर आई थी। मान रहा हूं ना मैंने गलती की है। अब नहीं करूंगा तुम्हें ऐसे तंग। वो आगे को हुआ। उसके माथे पर नरमी से लब रखे गालों को कुछ कुछ देर बाद चूमता वो जैसे उसके जिस्म में दौड़ते गुस्से को कम कर रहा था। फिर उसने आहिस्ता से नमल को अपनी बाहों में ले लिया। उसकी कमर को सहलाता वह दूसरे हाथ से उसके बालों को संवार रहा था। सर को धीरे धीरे थपकता वह नमल को अपने सीने से लगा चुका था। अब की बार नमल ने उससे दूर जाने की कोशिश नहीं की थी। वो निढाल सी होकर उसके सीने से लगकर रह गई थी। मैं भी सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ, लेकिन ऐसे हर जगह नहीं। मुझे अच्छा नहीं लगता। वो रुंधी हुई आवाज़ से बोली थी। शायान ने सर को जुम्बिश दी। ठीक है, अब नहीं कहूँगा तुम्हें। एक बार तुम्हारे डर खुल जाएं फिर देखेंगे। अब अपनी ये नाराज़गी ख़त्म कर लो प्लीज़। उसने नमल का चेहरा अपने सामने किया। उसके दोनों गालों पर अपने मर्दाना बड़े बड़े हाथ रखता वो अंगूठे से उसकी आंखों से बहती नमी को पहुंचने लगा था। नमल की सूरत अभी भी रोनी सी हो रही थी। आप मुझे कभी नहीं समझ सकते। शायान ने अपने दोनों कानों को पकड़ लिया। मैं सब समझ रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दो। मैं अब तुमसे पंगे नहीं लूँगा। तुम तो बहुत ख़तरनाक लड़की हो। इतना मारा है आज तुमने मुझे। ज़िंदगी में कभी भी मुझ पर किसी ने हाथ नहीं उठाया और तुमने देखा भी नहीं। कहाँ लग रहा है? बस मारती चली गई। वो शिकायती अंदाज में बोला तो नमल ने ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। उसे वो सीन याद आया जब शायान के तीसरी बार कहते ही नमल ने झंझलाकर
उसकी धुलाई शुरू कर दी थी और शायान कैसे हाथ आगे कर करके उससे बचने की कोशिश कर रहा था। इतने कदावर मर्द को यूं देखकर नमल को दिली खुशी हुई थी। तो यानी शायान उसकी मार भी खा सकता है। उसे अच्छा लगा। तो आप भी तो कितना तंग करते हैं मुझे, एक बात के पीछे ही पड़ जाते हैं। शायान ने दोनों हाथ मसलेतन उठाए और बोला, अब नहीं करूँगा तंग। तुम जब कहोगी रुक जाऊँगा। मुझे अब दोबारा तुम्हारे हाथों से मार नहीं खानी। नमल सर झटक कर रह गई। फिर शायान ने उसकी ठोड़ी को थामा, उसके रुख को ऊपर किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, नाराज तो नहीं हो ना मुझसे? नाराज ना हुआ करो ऐसे, मार लिया करो, पर गुस्सा मत हुआ करो। नमल का हाथ बढ़कर शायान के गाल की तरफ गया तो वो चौंक कर पीछे हुआ। उसे लगा शायद नमल दोबारा थप्पड़ मारेगी, और नमल बेसाख्ता हंस दी। उसकी हंसी किसी झरने से बहते पानी की तरह चारों जानिब फैलने लगी। शायान भी मुस्कुरा दिया था। आपको पता है आप बहुत क्यूट हैं। उसने शायान का गाल खींचा था। फिर उसके गाल को सहलाती हुई वो बोली, मैंने ज़्यादा ज़ोर से तो नहीं मारा था ना? लगी तो नहीं? शायान हंस दिया, नहीं नहीं लगी। मैं इतना भी नाजुक नहीं हूँ। तुम मार सकती हो, मैं बर्दाश्त कर लूँगा। चलो अब मुंह धो लो या ये आंसू साफ कर लो। बाहर जाओगी तो रिधम क्या सोचेगी कि मैंने पता नहीं क्या कुछ किया है तुम्हारे साथ। उसका लहजा जुबानी था। नमल ने उसे आंखें दिखाई और फिर वो वाश बेसिन की जानिब बढ़ गई। शीशे में चेहरे को देखकर उसने एहतियात से अपने दुपट्टे के किनारे से आंखें साफ की। अगर वो मुंह धो लेती तो चेहरे पर लगा हल्का सा मेकअप अब फिर उतर जाता और फिर रिधम उसकी जो मिट्टी पलीत करती वो उसे रहती दुनिया तक याद रहती। इसलिए उसने यूं जाहिर करना था कि कुछ भी नहीं हुआ। गहरी सांस भरकर उसने हाथ धोए और फिर शायान को देखा। अपने दुपट्टे को दुरुस्त करती वो उसके करीब आ गई थी। शायान ने उसकी कलाई पकड़ी और फिर वो दोनों उस सेक्शन से बाहर निकल गए थे। शायान नमल को रिधम वगैरह के करीब छोड़कर और उन दोनों को सी ऑफ करता मॉल से निकल गया था। उसके जाते ही रिधम नमल के करीब हुई और उसके कान के करीब झुकते हुए सरगोशी में बोली, ये उड़ी उड़ी सी रंगत, ये खुले खुले से गेसो, तेरा हाल कह रहा है तेरे बाथरूम का फसाना। उसने शेर को अपनी मर्जी से बदल दिया था। नमल ने उसे खा जाने वाली निगाहों से देखा और फिर बेनियाजी से बोली, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। रिदम ने गला खंकारा। हाँ, तभी लोगों को बाथरूम में 15 मिनट लग गए। इतनी देर में तो लोग वेडिंग नाइट मना लेते हैं और तुम कह रही हो कि कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो नहीं मानती। बताओ मुझे क्या क्या हुआ और कहाँ कहाँ हुआ। वो उसके सामने आ गई। हुमैरा कुछ फासले पर खड़ी थी। उसका दिमाग उलझा हुआ था। तवज्जो बार बार भटकती कहीं और जा रही थी। रिधम की बात पर नमल ने उसे आंखें दिखाई। ज़्यादा मेरे साथ फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाली। जब हुआ ही नहीं तो बताऊंगी क्या? रिदम ने सर झटका। हाँ हाँ, अब तुम मुझे क्यों बताओगे? अब तो तुम्हें अपना शोहर जो मिल गया है, अब सारी बातें तो तुम उससे कर लेती हो। तो मेरा अब क्या किरदार रह गया तुम्हारी कहानी में? तो मुझे क्यों बताने लगी कि उसने तुम्हारे गालों को चूमा, तुम्हारे लबों को चूमा? अरे ये तुम्हारी गर्दन पर क्या हुआ? उसने उसके बाल समेटे और उसकी गर्दन को देखने लगी। नमल की जान निकल गई। वो करंट खाकर पीछे हुई, दुपट्टे को गर्दन पर किया और बोली, कुछ भी नहीं। उसका लहजा लड़खड़ा गया था। गर्दन पर तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो तेजी से बोली और फिर अपनी जुबान दांतों तले दबा ली। रिदम के कहके से इर्द गिर्द के चंद लोग भी उनकी जानिब मुतवज्जा हो गए थे। नमल ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रखा। तौबा है, कितना गैर इंसानी हस्ती हो तुम। अब बस करो। मैं जानती हूँ मेरी गर्दन पर कुछ भी नहीं हुआ। चलो यहाँ से। और अब अगर तुमने मुझे छेड़ा तो अच्छा नहीं होगा। उसने रिदम को आंखें दिखाए। रिदम ने समझने वाले अंदाज में सर हिला दिया था, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब नहीं हुई थी। फिर वो तीनों बिल पे करके वहाँ से निकल गई थी। लाउंज में खामोशी फैली हुई थी। अतिया बेगम अभी ड्यूटी से आई थी। वो अपने हिस्से में जाने के बजाय अमन वगैरह की तरफ आ गई थी। अमन की अम्मी ने जब उन्हें देखा तो वो हैरान सी हुई। आओ अंदर आओ अतिया, सब खैरियत तो है? वो रास्ता देती पीछे को हो गई थी। अतिया बेगम ने सर को जुम्बिश दी और उनके साथ लाउंज में आ गई थी। सोफे पर बैठकर जब अमन की अम्मी उनके लिए पानी लेने गईं तो उन्होंने मना कर दिया। नहीं, पानी वगैरह रहने दें। आप मेरी बात सुन ले, मुझे आपको कुछ बताना था। अमन की अम्मी हैरान होकर उनके करीब बैठ गईं।
हाँ बताओ, सब ठीक तो है ना? उनका दिल धक धक कर रहा था। चोर को हर वक्त यूँ लगता है जैसे उसकी दाढ़ी से तिनका झांक रहा है। और अमन की अम्मी का भी यही हाल था। उनके दिल में वसवसे जागने लगे कि कहीं अतिया बेगम को हकीकत तो नहीं पता चल गई। लेकिन अतिया बेगम की बात ने उन्हें चौंका दिया था। डर से नहीं, हैरत से। अतिया बेगम कह रही थी, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मैंने यहाँ से कुछ फासले पर जो हाउसिंग एरिया है, जहाँ पर नए घर तामीर हो रहे हैं, वहाँ पर एक घर खरीद लिया है। अब मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊँगी। वो घर मैंने रिधम के नाम कर दिया है। और मेरी ज़िंदगी के जो बाकी के दिन रह गए हैं, वो मैं उस घर में ही गुजारूंगी। पूरी ज़िंदगी मैंने इस लम्हे का इंतज़ार किया था कि मेरा भी अपना घर होगा। आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं भाई साहब की बड़ी मशहूर हूँ। करीबी रिश्ता ना होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं दिलाया। लेकिन मैं जानती हूँ, मैं हमेशा एक बोझ की तरह आप लोगों पर सवार रही। फिर मेरे पास मेरी बच्ची भी थी। जो कुछ हुआ मैं वो भूल चुकी हूँ। मैं ज़िंदगी में नफ़रत पालने वालों में से नहीं हूँ। मैं यहाँ से जाऊँगी तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों से ताल्लुक़ तोड़कर जा रही हूँ। मैं आती रहूँगी। लेकिन अब बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बाद मेरी रिधम का भी अपना घर हो। उसे अपनी उसे मेरी तरह सहारों की तलाश ना करनी पड़े। वो घर मैंने इसीलिए रिधम के नाम किया है ताकि खुदा न खास्ता कभी वो पलट कर आए तो उसके पास माँ की याद के तौर पर कुछ हो। बाकी मैं कुछ दिनों में अपना सामान शिफ्ट वहाँ करवा लूँगी। बस यही बताना था। अमन की अम्मी हैरत से मुंह खोले अतिया बेगम का चेहरा देखती रही। ये एकदम से अतिया बेगम ने ये घर छोड़ने का फैसला क्यों किया, जबकि वो अपनी तरफ से मुकम्मल बात बता चुकी थी। लेकिन फिर भी अमन की अम्मी को यकीन सा ना आया। कुछ तो गड़बड़ है। उनके दिल में इस बात का शोर मचने लगा। उन्होंने अतिया बेगम से कहा, लेकिन तुमने इतना बड़ा फैसला अचानक से कैसे कर लिया? वो बात को कुरेद रही थी। अतिया बेगम ने सिरनफी में हिलाया, नहीं, अचानक से नहीं किया। मैं बहुत टाइम से पैसे जमा कर रही थी। अब मेरा घर आप मेरा घर देखिएगा, बहुत खूबसूरत है। अमन की अम्मी को यकीन सा नहीं आ रहा था, पर उन्होंने बात को समेटते हुए सर को जुम्बिश दी। मुझे तुम्हारे लिए खुशी है और दुख भी हो रहा है कि अब तुम यहाँ से चली जाओगी। लेकिन इस बात की खुशी है कि तुमने अपना घर बना लिया। हर औरत की यही ख्वाहिश होती है कि उसका अपना घर हो। और तुमने तो अपनी ज़िंदगी में बड़े मुश्किल हालात देखे हैं। शोहर का सुख नहीं था, फिर औलाद भी नहीं थी। किसी की बच्ची को पालना कोई आसान काम थोड़ी होता है। उनकी बात पर रतिया बेगम तड़प गई। नहीं भाभी, वो मेरी बेटी है। ज़िंदगी के 20 साल मैंने इसी बात को कहते गुजारे हैं। आपको यकीन क्यों नहीं आता? मैं उसे अपनी बेटी मानती हूँ। वो किसी और की नहीं है, वो मेरी है। मैंने उसे पाला है। मैं उसके लिए रातों को जागी हूँ। मैंने उसके लिए दौड़ धूप की है। तो अब भी वो मेरी बेटी नहीं कहलाएगी? उनके लहजे में दुख सिमट आया था। अमन की अम्मी ने उनका हाथ थामा। अरे नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहती थी, बस वैसे ही कह रही थी। अतिया बेगम उदासी से मुस्कुरा दी। ये बात ऐसे ही मत कहा करें। मुझे दुख होता है। मैंने रिधम को कभी भी खुद से दूर नहीं समझा, ना ही कभी उसे पराया समझा है। वो मेरी थी, है और मेरी ही रहेगी। अगर उसे भी पराया कर दूंगी तो मेरे मरने पर रोने वाला कौन होगा? कोई भी नहीं। वो मेरी बेटी है। मेरे मरने पर वही तो रोएगी आखिर। अतिया बेगम कहकर खड़ी हो गई थी। अमन की अम्मी ने उन्हें बैठने पर इसरार किया, लेकिन वो इनकार करती लाउंज से निकल गई थी। और अमन की अम्मी उनकी पुश्त को हैरानी से देख रही थी। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? ये अचानक से यहाँ से क्यों जा रही है? पता नहीं क्यों उन्हें कुछ बहुत बुरा होने का शदीद एहसास हो रहा था, जबकि अतिया बेगम उन्हें हर बात सच बता कर गई थी। वो इतना ही वो इतनी ही अच्छी थी और नर्म थी जितना वो दिखाती थी। लेकिन वही बात कि जो जैसा होता है वो दुनिया को वैसे ही देखता है। अमन की अम्मी कहाँ शरीफों में से थी। उनकी शुरुआत से आदत थी कि वो हर बात में कहानी ढूंढती थी। लोगों के छींकने और खांसने तक पे उन्हें कोई कहानी चाहिए होती थी। और अब भी वो बैठी अपने दिमाग में एक कहानी बुन रही थी जिसे उन्होंने अमन को सुनाना था। और उसे मोहतात भी तो करना था। इसीलिए वो परेशानी से हाथों को मसलती अपने दिमाग को तेज़ी से चला रही थी। जारी है।